नमस्ते, जर्मन डॉस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम हिंदी में जर्मन सीखते हैं। नमस्ते। आज हम जर्मन भाषा की दुनिया में एक खास सफर पर निकलने वाले हैं। पिछले लेसन में हमने ग्रीटिंग्स सीखे थे, लेकिन आज हम थियोरी से निकलकर सीधे एक्शन में जाएंगे। बिल्कुल। आज हम कल्पना करेंगे कि हम मान लीजिए बर्लिन के एक मशहूर कैफे में बैठे हैं। कॉफी की महक आ रही है, आसपास जर्मन में बातें हो रही हैं और हमें अपनी पहली कॉफी ऑर्डर करनी है। हाँ, और इसी एक सिचुएशन के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले कुछ सबसे जरूरी फ्रेजेस सीखेंगे। मकसद ये है कि किसी को भी ग्रामर की चिंता ना करनी पड़े, बस सुनकर और दोहराकर बातचीत करने का कॉन्फिडेंस बढ़े। तो क्या सब हमारे साथ इस बर्लिन कैफे में चलने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैफे में किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना है या फिर धन्यवाद देना है। यहीं से हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, तो मैंने मेन्यू देख लिया है और वेटर को बुलाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले शुक्रिया कहने के तरीके समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो हर बातचीत में काम आएगा। सबसे कॉमन शब्द तो डांके है ना? हाँ, डांके सबसे सीधा और सरल तरीका है जो हर जगह चलता है, लेकिन इसमें भी इमोशन और पोलाइटनेस के कई स्तर हैं। अगर आप इसे थोड़ा और विनम्र बनाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं डांके शोन। डांके शोन। शोन का मतलब होता है ब्यूटीफुल या नाइस, तो ये एक तरह से थैंक यू काइंडली जैसा हो जाता है। अच्छा, तो डांके कैजुअल है और डांके शोन थोड़ा ज्यादा पोलाइट है। मैंने एक और फ्रेज सुना है, विलन डांक। ये कब इस्तेमाल होता है? क्या ये और भी ज्यादा फॉर्मल है? ये फॉर्मेलिटी से ज्यादा आपकी भावना की गहराई को दिखाता है। विलन डांक का मतलब है मेनी थैंक्स। ये आप तब कहते हैं जब कोई आपके लिए कुछ बड़ा करे और आप सच में बहुत ज्यादा आभारी हो। अच्छा। यहाँ उच्चारण का एक मजेदार राज बताती हूँ। जर्मन भाषा में ज्यादातर शब्दों में अगर वी दिखे तो उसे एफ की तरह बोलें, जैसे फोल्क्सवैगन को लोग फोक्सवैगन बोलते हैं। हाँ, सही है। इसी तरह विलन डांक बन जाता है फीलन डांक। ये छोटी सी ट्रिक बहुत काम आती है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की टिप है। वी को एफ की तरह बोलना है। तो हमारे पास 3 स्तर हो गए, डांक, डांके शून और विलन डांक। अब मान लीजिए वेटर ने हमें पानी दिया और हमने डांक कहा, तो वो जवाब में क्या कहेगा? वो एक बहुत ही कमाल का शब्द इस्तेमाल करेगा, बिटर। बिटर। बिटर का मतलब है योर वेलकम, और जैसे डांके शून होता है वैसे ही जवाब में बिटर शोन भी कह सकते हैं। इसका उच्चारण ध्यान से सुनना होगा, बिटर शोन। अरे, ये बिटर शब्द तो मैंने कहीं और भी सुना है। मुझे लगता है इसका मतलब प्लीज भी होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और यही इस शब्द की खूबसूरती है। बिटर एक मल्टी टूल की तरह है। अगर आप वेटर से कहेंगे einen कॉफी बिटर, तो उसका मतलब होगा 1 कॉफी प्लीज। अच्छा। और जब वो कॉफी लाकर देगा और आप डांके कहेंगे तो वो जवाब में कहेगा बिटर, जिसका मतलब होगा योर वेलकम। तो मतलब कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि इसका क्या मतलब है। ये तो सच में कमाल है। एक ही शब्द इतने सारे काम कर रहा है। तो ठीक है, अब हम डांके और बिटर का इस्तेमाल करना सीख गए हैं। चलिए अब कॉफी ऑर्डर करते हैं, लेकिन तभी मेरे हाथ से मेन्यू गिर जाता है और पास बैठे व्यक्ति को लग जाता है। अब मुझे माफी मांगनी है। आहा, एक बिल्कुल असली लगने वाली स्थिति। इसके लिए एक शब्द है जो शायद जुबान पर चढ़ने में थोड़ा समय ले, लेकिन है बहुत जरूरी, एनशुल्डिगुंग। एनशुल्डिगुंग, ये तो काफी लंबा शब्द है। इसे कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या ये एक्सक्यूज मी और सॉरी दोनों का काम करता है? हाँ, ये दोनों काम करता है। अगर आपको किसी अजनबी से रास्ता पूछना है या वेटर का ध्यान खींचना है, तो आप बात शुरू करने से पहले एनशुल्डिगुंग कह सकते हैं, ठीक एक्सक्यूज मी की तरह। और जैसा आपकी सिचुएशन में हुआ, किसी से टकरा गए या छोटी मोटी गलती हो गई, तो सॉरी की जगह भी एनशुल्डिगुंग कहना बिल्कुल सही है। लेकिन क्या सिर्फ एनशुल्डिगुंग कहना रूड लग सकता है अगर गलती थोड़ी बड़ी हो? मुझे हमेशा डर लगता है कि मैं पोलाइट नहीं लगूंगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। जर्मन भाषा में फॉर्मेलिटी का ध्यान रखा जाता है। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से, खासकर किसी बड़े से बात कर रहे हैं, तो ज्यादा विनम्र तरीका है एनशुल्डिगेन ज़ी बिटे। एनशुल्डिगेन ज़ी बिटे। अच्छा। यहाँ जी फॉर्मल यू होता है, लेकिन दोस्तों के बीच या कैजुअल माहौल में सिर्फ एनशुल्डिगुंग ही बोला जाता है। अच्छा, तो एनशुल्डिगुंग छोटी मोटी गलतियों के लिए है, पर मान लीजिए मैंने सिर्फ मेन्यू नहीं गिराया, बल्कि उनकी कॉफी ही उनके कपड़ों पे गिरा दी। ये तो एक बड़ी गड़बड़ है, तब क्या कहूँ?
ऐसी स्थिति के लिए एक और ज्यादा गहरा और सिंसियर फ्रेज है es tut mir leid। Es tut mir leid। इसका शाब्दिक अर्थ है इट डज मी सोरो या इट कॉजेज मी रिग्रेट। यहाँ टूट शब्द को थोड़ा लंबा खींचना है, टूट। Es tut mir leid, ये सुनने में ही ज्यादा वजनदार लग रहा है। और ये फर्क बहुत जरूरी है। जर्मन कल्चर में गलतियों की जिम्मेदारी लेने को बहुत महत्व दिया जाता है। Entschuldigung से आप एक तरह से माफी मांगकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन es tut mir leid कहकर आप सामने वाले के दर्द या परेशानी को एक्नॉलेज करते हैं। ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं, एक कल्चरल न्यूआंस है। समझ गया। तो कैफे में मैंने उस व्यक्ति को es tut mir leid कहा और उसने शायद मुस्कुराकर कहा काइंड प्रॉब्लम, मतलब नो प्रॉब्लम। अब मैं वापस वेटर की तरफ मुड़ता हूँ और वो मुझसे कुछ पूछता है, लेकिन उसकी बात मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती है। अब मैं क्या करूँ? भाषा सीखते हुए ये हर किसी के साथ होता है। सबसे आसान और आम तरीका है एक सवाल के लहजे में पूछना। वी बिटर, इसका मतलब है पार्डन या सॉरी, व्हाट वाज दैट? वी बिटर। यहाँ लहजे या इंटोनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक सवाल है तो आपकी आवाज आखिर में थोड़ी ऊपर जानी चाहिए। वी बिटर। वी बिटर। अगर सपाट लहजे में बोलेंगे तो इसका मतलब बदल सकता है। ये छोटा सा उतार चढ़ाव ही इसे एक विनम्र सवाल बनाता है। इसका कोई और विकल्प भी है? मान लीजिए मैं वी बिटर बोल बोल के थक गया हूँ। हाँ, बिल्कुल है। आप कह सकते हैं noch einmal bitte। noch einmal bitte। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक रिक्वेस्ट है, सवाल नहीं। इसलिए इसे सपाट लहजे में कहा जाता है, बिना आवाज को ऊपर उठाए। और अगर किसी ऑफिस मीटिंग जैसी फॉर्मल सिचुएशन में हो तो क्या कोई और भी तरीका है? बिल्कुल। ज़ाकर फॉर्मल सेटिंग्स में आप कह सकते हैं बिटर wiederholen Sie das। इसका मतलब है प्लीज रिपीट दैट। wiederholen का मतलब है टू रिपीट। ये दिखाता है कि जर्मन भाषा में पोलाइटनेस और कॉन्टेक्स्ट का कितना ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो वेटर ने अपनी बात दोहराई, पर मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा। मैं थोड़ा घबरा गया हूं और सोच रहा हूं कि काश मैं इंग्लिश में बात कर पाता। तो अब मैं उससे ये कैसे पूछूं कि क्या वो इंग्लिश बोलता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इसके लिए स्टैंडर्ड फ्रेज है Sprechen Sie English। Sprechen Sie English। इसका मतलब है डू यू स्पीक इंग्लिश। और अगर जर्मन के बारे में पूछना हो तो बस इंग्लिश की जगह डॉइच लगा दे। Sprechen Sie Deutsch। Sprechen Sie Deutsch। उच्चारण थोड़ा मुश्किल है। Sprechen Sie Deutsch। हाँ, शुरू में लग सकता है पर प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब इस सवाल का जवाब देना भी तो आना चाहिए। अगर वेटर या कहता है मतलब यस, तब तो बहुत अच्छा है। पर अगर वो हमारी तरह ही जर्मन सीख रहा हो और थोड़ी बहुत ही बोल पाता हो, अच्छा सवाल है, तो वो क्या कहेगा? वो कह सकता है Ich spreche etwas Deutsch। Ich spreche etwas Deutsch। etwas का मतलब है a little या some। ये एक बहुत ही यूजफुल वाक्य है। और अगर उसे बिल्कुल नहीं आती तो वो कहेगा Ich spreche kein Deutsch। Ich spreche kein Deutsch। Kein Deutsch। kind का मतलब no या not any होता है। इन वाक्यों से एक और जरूरी शब्द हमें पता चला, इश, जिसका मतलब है आए। तो जब भी अपने बारे में बात करनी हो, वाक्य अक्सर इश से शुरू होगा। Ich spreche, ich bin। बिल्कुल सही। अब कैफे की कहानी पर वापस आते हैं। वेटर को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और आपने जैसे तैसे अपनी कॉफी ऑर्डर कर दी। अब आप आराम से बैठे हैं, तभी कोई टूरिस्ट आपके पास आता है और जर्मन में कुछ पूछता है, शायद किसी जगह का पता, पर आपको तो पता ही नहीं है। आई डोंट नो कैसे कहेंगे? हाँ, ये तो बहुत आम स्थिति है। हर सवाल का जवाब तो हमें पता नहीं हो सकता। इसके लिए स्टैंडर्ड फ्रेज है Ich weiß nicht। वाइस का मतलब है नो। इसमें खास अक्षर है बी और एस, जिसे एजिट कहते हैं। ये असल में डबल एस की आवाज देता है, तो वाइस का उच्चारण वयास जैसा होगा। Ich weiß nicht। और इसका कोई कैजुअल या स्लैंग तरीका भी है जो दोस्तों के बीच इस्तेमाल हो सके? हाँ, बिल्कुल है और बहुत कॉमन भी है। आप कह सकते हैं keine Ahnung। Keine Ahnung। इसका सीधा सीधा मतलब है नो आइडिया या क्लूलेस। दोस्तों के बीच ये बहुत चलता है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये सुना था तो मुझे इसका मतलब समझ ही नहीं आया था, पर अब ये मेरे पसंदीदा फ्रेजेस में से एक है। Keine Ahnung। ये याद रखना आसान है। तो मैंने उस टूरिस्ट को पोलाइट तरीके से कह दिया Es tut mir leid, ich weiß nicht।
अब कुछ और छोटे छोटे फ्रेजेस की बात करते हैं। जैसे अगर किसी को एक पल रुकने के लिए कहना हो तो क्या कहेंगे? उसके लिए कह सकते हैं einen Moment bitte, einen Moment bitte। इसका मतलब है one moment please। ये बहुत पोलाइट और यूजफुल है, खासकर जब आपको सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए हो। बहुत बढ़िया। अब आते हैं किसी भी भाषा की बुनियाद पर वो 3 शब्द जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता। हाँ, नहीं और शायद। ये 3 शब्द किसी भी बातचीत की दिशा तय कर सकते हैं। बिल्कुल। यस के लिए कहते हैं या। यहाँ जे का उच्चारण इंग्लिश के वाई जैसा होता है, तो जा नहीं या। और नो के लिए कहते हैं 9। ये सुनने में बिल्कुल इंग्लिश के नंबर 9 जैसा है, तो इसे याद रखना बहुत आसान है। या और 9 ये तो आसान है, लेकिन मे बी या परहैप्स के लिए क्या शब्द है? ये अक्सर काम आता है जब आप पूरी तरह श्योर ना हो। उसके लिए शब्द है फीलाइश्ड। इसमें उच्चारण के वो 2 नियम एक साथ काम करते हैं जो हमने पहले भी देखे हैं। पहला, वी का साउंड एफ जैसा है, और दूसरा आई का साउंड हमेशा आई जैसा होता है, तो VELLEICHT बन जाता है फीलाइश्ड। तो आज हमने बर्लिन के कैफे में बैठकर ही कितनी सारी चीजें सीख ली। एकदम बिल्कुल। एक बार जल्दी से इस पूरी कहानी को दोहराते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ये सबसे अच्छा तरीका है। चलिए, मैं वेटर बनती हूँ और आप कस्टमर। तैयार है? बिल्कुल तैयार। Entschuldigung। Ja, einen Kaffee bitte. Bitte schön। Danke schön. Oh, es tut mir leid. Kein Problem। Und möchten Sie Zucker? Wie bitte? Noch einmal bitte? Zucker। Zucker. Nein, danke. Entschuldigung, sprechen Sie Englisch? Ja, etwas. Wo ist das Pergamon-Museum? Oh, es tut mir leid, ich weiß nicht. Vielleicht fragen Sie den Kellner. Ja, ich kann helfen। देखिए, कितनी आसानी से इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करके एक पूरी बातचीत हो गई और हमने हर मुश्किल को पार कर लिया। यही तो इन फ्रेजेस की ताकत है। ये आपको किसी भी स्थिति में सम्मान के साथ बातचीत करने और मुश्किल से बाहर निकलने में मदद करते हैं। तो ये थे जर्मन भाषा के कुछ बहुत ही काम आने वाले कॉमन फ्रेजेस। इन्हें जानने का मतलब सिर्फ शब्द सीखना नहीं है, बल्कि एक नई कल्चर में कम्युनिकेट करने का पहला कदम उठाना है। बिल्कुल सही। और याद रखने वाली बात यह है कि परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है कोशिश करना। कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप पहले दिन ही सब कुछ सही बोलेंगे। आपकी कोशिश ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। जर्मन सीखना आसान बनाना हमारा मकसद है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस सीखने वाली जर्नी का हिस्सा बनिए।